जय हिंद, जय भारत। साथियों, सच कड़वा हो तो भी बोलना चाहिए और झूठ अच्छा भी लगे तो भी नहीं बोलना चाहिए। आज हमारा देश जहां पे खड़ा है उसका एक मूल कारण है मीठा झूठ। नेता मीठा झूठ बोलते हैं, कड़वा सच बोलते नहीं, और धीरे धीरे जनता को भी मीठी झूठ अच्छी लगने लग गई। जनता को भी कड़वा सच सुनने की आदत नहीं पड़ी। ये ड्यूटी थी नेताओं की कि वो कड़वा सच बोले, लेकिन उन्होंने क्या किया? केवल और केवल अपनी सत्ता की खातिर, वोट की खातिर मीठा झूठ परोसते रहे, और हालत ये हो गई जनता को भी मीठा झूठ अच्छी लगने लग गई। वो कहते हैं किसी को आप पहले शराब दो, थोड़ा पसंद नहीं आएगी, लेकिन कुछ दिन आप शराब पिला दो, उसको पिला दो, तो बाद में उसको शराब अच्छी लगने लगती है। लगभग वही स्थिति हो गई है। पहले जहां पाखंडी सेकुलरों से खतरा था, अब पाखंडी तथाकथित राष्ट्रवादियों से खतरा है। पहले बहुत सारे पाखंडी हरा कुर्ता पहन के घूम रहे थे, अब बहुत सारे पाखंडी भगवा कुर्ता पहन के घूम रहे हैं। मैं पाखंडी क्यों कह रहा हूं अभी आपको बताता हूं। हमारे देश की डेमोग्राफी अवैध घुसपैठ के कारण बहुत तेजी के साथ बदल रही है। हमारे देश की डेमोग्राफी धर्मांतरण के कारण बहुत तेजी के साथ बदल रही है, और हमारे देश की डेमोग्राफी जनसंख्या विस्फोट के कारण बदल रही है। तो तीन फैक्टर हैं, एक तो घुसपैठ, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ, दूसरा धर्मांतरण, और तीसरा जनसंख्या विस्फोट। अब हो क्या रहा है? पाखंडी जो आज की डेट में अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट, सनातन के सेवक, सनातनी और हिंदुत्ववादी, हिंदूवादी, ऐसे ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? घुसपैठ की बात तो कर रहे हैं, लेकिन घुसपैठ के मूल कारण की चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि घुसपैठिए घूस देके बॉर्डर पे आते हैं, बॉर्डर पे जिनकी ड्यूटी लगी है उनको वो घूस देते हैं तब अंदर आते हैं, ऐसे नहीं चले आते। वो ये नहीं बता रहे कि घुसपैठिए घूस दे के आधार बनवाते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के वोटर आईडी बनवाते हैं, घूस दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, घूस दे के पासपोर्ट बनवाते हैं, और घूस दे के वोटर आईडी बनवा लेते हैं। तो जितना कागज हमारे आपके पास नहीं है, उससे ज्यादा कागज घुसपैठियों के, और घुसपैठियों के पास इतना कागज कैसे आया? घूस दे के आया। तो इसलिए घुसपैठ, रोहिंग्या बांग्लादेशी ये तो चिल्लाते हैं, ये जितने भी पाखंडी हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि घूसखोरी के खिलाफ कठोर कानून बनाओ, घुसपैठियों की 100% संपत्ति जब्त करने और उनको 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून बनाओ। और केवल घुसपैठियों को क्यों? घुसपैठियों के मददगारों को क्यों नहीं? जो घुसपैठियों को पैसा लेके भारत में एंट्री कराते हैं, जो घुसपैठियों का आधार, राशन कार्ड, वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट बनाते हैं, उनको क्यों नहीं? तो हो क्या रहा है? रोहिंग्या बांग्लादेशी सब बोल रहे, लेकिन कभी न घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून की मांग कर रहे हैं, न घूसखोरी के खिलाफ कठोर कानून की मांग कर रहे हैं। यह है पाखंड। इस पाखंड को आप समझिए। यह पाखंड आम जनता के तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। दूसरा, धर्मांतरण। पूरे देश में जो धर्मांतरण हो रहा है, इसकी घुसपैठियों की फंडिंग कहां से हो रही है? खाड़ी देशों से हवाला के जरिए हो रही है, और पश्चिम देशों से एफसीआरए के जरिए हो रही है। तो ये जो घुसपैठ की बात करते हैं रोहिंग्या बांग्लादेशी की, ये कभी हवाला के खिलाफ कठोर कानून की बात नहीं करते। ये जो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करते हैं, ये एफसीआरए को खत्म करने की बात नहीं करते। ये इनका पाखंड देखिए। ये कड़वी सच्चाई आपको बोल रहा हूं। जैसे बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक नहीं होती, दवा देनी पड़ती है, ऐसे रोहिंग्या बांग्लादेशी करके नेम फेम तो हो जाएगी, हिंदूवादी तो बन जाएंगे, राष्ट्रवादी तो बन जाएंगे, देशभक्त अपने आप को स्टेब्लिश कर लेंगे, लेकिन कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी जा रहा है क्या यहां से? कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी वापस गया क्या? क्या रोहिंग्या बांग्लादेशियों के आने की जो स्पीड थी वो कम हुई क्या? नहीं हुई। रोहिंग्या बांग्लादेशी तो अभी भी आ रहे हैं।
और आ रहे और भारत में रह रहे। बंगाल के बॉर्डर पे एंटर करते, बसों में टूरिस्ट तरीके से भरते और सारी बसें आती है, कोई बस हरियाणा आती है, कोई बस पंजाब जाती है, कोई बस जम्मू जाती है, कोई बस राजस्थान जाती है। एज ए टूरिस्ट आते हैं और जाते समय बस खाली जाती है। जितनी बंगाल से बसें आ रही हैं, आती है भर भर के टूरिस्ट के नाम पे, जाती है खाली। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। तो घुसपैठ कैसे बंद होगी? जब तक घूसखोरी नहीं बंद होगी, घुसपैठ बंद ही नहीं हो सकती। अगर हम कानून बनाएं कि भाई जो आदमी घूसखोरी में पकड़ा गया, जिसके पास बेनामी संपत्ति पकड़ी गई, जिसके नाम से आय से अधिक संपत्ति पकड़ी गई, उसको 100% जब्त करेंगे और चीन के तरीके फांसी देंगे। और चीन के तरीके फांसी नहीं देंगे तो अमेरिका के तरीके आजीवन कारावास देंगे। अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी, जापान और क्या बोलते हैं, फ्रांस, यहां तो जिसके पास काला धन बेनामी संपत्ति उसको आजीवन कारावास देते, 50 साल सजा होती, 100 साल सजा होती, मरते दम तक जेल में रहना पड़ता। तो ये पाखंड चल रहा है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों का नाम लेके सब अपनी इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं, अपने आप को देशभक्त साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को राष्ट्रवादी बता रहे हैं, अपने आप को वंदे मातरम, भारत माता की जय सुबह से लेकर शाम तक बोल भी रहे। लेकिन न घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कानून की मांग कर रहे हैं, न घूसखोरी के खिलाफ कठोर कानून की मांग कर रहे हैं। तो जब दवा नहीं देंगे तो बीमारी की बात तो करने से बीमारी खत्म नहीं होगी। दवा चाहिए उसके लिए, और दवा क्या है? घूसखोरी के खिलाफ कठोर कानून और घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून। इसी तरीके से धर्मांतरण, ये जो साम दाम दंड भेंट द्वारा धर्मांतरण चल रहा है, जिहादियों के द्वारा या मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण धर्मांतरण धर्मांतरण, रोज मीडिया में आना, ट्विटर पे ट्वीट करना, सोशल मीडिया में शेयर करना, इससे धर्मांतरण रुकेगा क्या? इससे धर्मांतरण रुकेगा? अरे धर्मांतरण तब रुकेगा जब विदेशी फंडिंग बंद होगी, क्योंकि सारी की सारी फंडिंग विदेशों से आ रही है। फंडिंग कैसे आ रही है? हवाला के जरिए आ रही है, एफसीआरए के जरिए आ रही है। एफसीआरए कानून कब बना? 2010 में। किसने बनाया? कांग्रेस ने। तो उस कानून को खत्म करने की मांग क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि ये जो कई सारे हिंदूवादी वो हैं, ये खुद ही एफसीआरए से मोटी फंडिंग ले रहे हैं। ये है कड़वी सच्चाई। उन्होंने खुद ही एनजीओ बना लिया, एनजीओ बना के एफसीआरए से खुद ही फंडिंग ले रहे हैं। इसलिए वो धर्मांतरण की बात करते हैं, एफसीआरए खत्म करने की बात नहीं करते। बहुत सारे हिंदूवादी हवाला के जरिए मोटा चंदा ले रहे हैं, इसलिए वो धर्मांतरण की बात करते हैं, हवाला के खिलाफ कठोर कानून की बात नहीं करते। ये कड़वी सच्चाई है। तो घुसपैठ की जो घुसपैठियों के लिए भी विदेशों से फंडिंग आ रही है हवाला एफसीआरए के जरिए, और धर्मांतरण के लिए भी विदेशों से मोटी फंडिंग आ रही है हवाला और एफसीआरए के जरिए। लेकिन ये तथाकथित राष्ट्रवादी, तथाकथित देशभक्त, तथाकथित हिंदूवादी, तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट न एफसीआरए खत्म करने की बात करते हैं, न घुसपैठ, न हवाला के खिलाफ कठोर कानून की मांग करते हैं, न घूसखोरी के खिलाफ कठोर कानून की मांग करते हैं, न धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून की मांग करते हैं, न घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून की मांग करते हैं। चर्चा करते हैं, बीमारी बढ़ रही है, समस्या बढ़ रही है, तो समस्या की चर्चा करते रहेंगे। भाई कैंसर हुआ, जिहाद बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, धर्मांतरण बढ़ रहा है, सब बता रहे हैं। कैसे खत्म होगा, उसके लिए क्या समाधान है, वो नहीं बता रहे। ये है पाखंड। इसलिए मैंने कहा आपसे चर्चा करूं, आप लोग इस विषय को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को पता तो चले कि किस तरीके का पाखंड चल रहा है। इस देश में ऐसा कौन सा देश विरोधी कार्य है जिसकी फंडिंग हवाला के जरिए नहीं हो रही है विदेशों से, जिसकी फंडिंग एफसीआरए से नहीं हो रही विदेशों से? अब ये हवाला कैसे बंद होगा, इसको समझिए। ये भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में एक प्रिंसिपल है, जितनी बड़ी करेंसी उतना ज्यादा हवाला, जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा हवाला, जितनी बड़ी करेंसी उतना ज्यादा काला धन, और जितना ज्यादा काला धन उतना ज्यादा अराजकता। जितनी ज्यादा करेंसी होगी उतना ज्यादा भारत में धर्मांतरण बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हवाला के जरिए उतनी ज्यादा फंडिंग आएगी। ज्यादा करेंसी का मतलब यह हुआ, हवाला का पूरी जो धंधा चलता है, हवाला का पूरा खेल है, वो कैश में होता है। अटैची में भर के पैसा चलता है, वो बैग में भर के पैसा चलता है। अब अगर 100 रुपए की नोट हो, आप उसको एक अटैची में रखो, और मान लो 1 करोड़ होता है, उसी अटैची में आप 2000 की नोट रख दो तो 20 करोड़ हो गया ना। तो नोट जितनी बड़ी, करेंसी जितनी बड़ी, हवाला उतना ज्यादा।
हवाला उतना ज्यादा तो घुसपैठ उतना ज्यादा, धर्मांतरण उतना ज्यादा, जनसंख्या विस्फोट उतना ज्यादा, अवैध निर्माण, सार्वजनिक स्थान पर अवैध निर्माण उतना ज्यादा। लेकिन जनसंख्या विस्फोट की बात करने वाले, अवैध निर्माण की बात करने वाले, सड़क किनारे, रेलवे स्टेशन पे जो अवैध निर्माण हो रहा है, इसकी बात करने वाले कभी भी 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करने की बात नहीं करते। जबकि जितने नौकरशाहों के यहां छापा पड़ता है वहां भी 500,000 की नोट पकड़ी जाती है, जितने नेताओं के यहां छापा पड़ता है 500,000 की नोट पकड़ी जाती है। और भारत में 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। ये मैं गवर्नमेंट का डाटा बता रहा हूं। 80% लोग भारत में पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, यानी उनको 1 रुपए 100 की नोट मिल जाए तो दिन भर का उनका खर्चा पूरा। और जो 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं पर डे, उनको कैश की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास एटीएम, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम, भीम, सब कुछ है उनके पास। तो उन्हें जरूरत नहीं है। जो 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनको कैश की जरूरत नहीं है। जो 100 रुपए से कम खर्च करते हैं उन्हें 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत नहीं है। फिर ये 500,000 की नोट चल किसकी ले रही है? बड़ी सीधी सी बात है। ये तो हवाला को बढ़ा रही है, तो कालाधन को बढ़ा रही है, तो भ्रष्टाचार को बढ़ा रही है। और मैंने फिर से कहा, जितने सनातन विरोधी कार्य हैं सारे कालाधन, हवाला और भ्रष्टाचार से होते हैं, सारे एफसीआरए से हो रहे हैं। ये आप जो माओवादियों की जो देख रहे हैं ना, पूरी की पूरी फंडिंग कालाधन हवाला से होती है, एफसीआरए से होती है। नक्सलियों की पूरी फंडिंग कालाधन हवाला एफसीआरए से होती है। खालिस्तानियों की पूरी फंडिंग कालाधन हवाला एफसीआरए से होती है। कश्मीर के अलगाववादियों की फंडिंग पूरी कालाधन हवाला एफसीआरए से होती है। पूर्वोत्तर में अलगाववादियों की फंडिंग कालाधन हवाला एफसीआरए से होती है। जिहादियों की फंडिंग कालाधन हवाला एफसीआरए से होती है। जासूसों की फंडिंग कालाधन हवाला एफसीआरए से होती है। टुकड़े टुकड़े गैंग की फंडिंग कालाधन हवाला एफसीआरए से होती है। बहुत सारे तथाकथित पत्रकारों की फंडिंग कालाधन हवाला एफसीआरए से होती है। बहुत सारे देशद्रोही सत्ताजीवी नेताओं की फंडिंग कालाधन हवाला एफसीआरए से होती है। सारा खेल भारत सनातन धर्म को खत्म करने के लिए हर साल 50,000 करोड़ के आसपास भारत में आ रहा है विदेशों से, एफसीआरए, कालाधन और हवाला के जरिए। आप खुद ही सोचो जरा, माल्या ने भारत को लूटा, 10-12 हजार करोड़ का घोटाला किया। उसका तो जो उसने लूटा उसका समझ में आता है, ठीक है, उसने बंगला बनवाया, जहाज खरीदा, लड़कियों के ऊपर खर्च किया, अय्यासी किया, फार्म हाउस बनवाया, स्विमिंग पूल बनवाया, सबको पता है। नीरव मोदी ने घोटाला किया, अय्यासी किया। मेहुल चोकसी ने घोटाला किया, अय्यासी किया। विजय माल्या ने घोटाला किया, अय्यासी किया। ये अब्दुल करीम तेलगी ने जो घोटाला किया था उसने तो अय्यासी नहीं किया, उसका पैसा कहां गया? हसन अली ने हजारों करोड़ का घोटाला किया, उसने तो अय्यासी नहीं किया, उसका पैसा कहां गया? मोइन कुरैशी ने हजारों करोड़ का घोटाला किया, उसने कोई अय्यासी नहीं किया, कोई जहाज नहीं खरीदा, बंगला नहीं बनवाया, लड़कियों के ऊपर खर्च नहीं किया, उसका पैसा कहां गया? मैं बार बार ये कह रहा हूं, भारत और भारतीय संस्कृति के लिए सबसे बड़ा खतरा है कालाधन, हवाला, भ्रष्टाचार। अगर हम भ्रष्टाचार खत्म कर दें, कालाधन, हवाला खत्म कर दें, घुसपैठ बंद हो जाएगी, गारंटी के साथ कह रहा हूं। कालाधन, हवाला, भ्रष्टाचार खत्म कर दें, एफसीआरए खत्म कर दें, धर्मांतरण बंद हो जाएगा, मिशनरियों की दुकान बंद हो जाएगी, खालिस्तानियों की दुकान बंद हो जाएगी, माओवादियों की दुकान बंद हो जाएगी, नक्सलियों की दुकान बंद हो जाएगी, अवैध हथियार जो उनको मिल रहा है वो बंद हो जाएगा, अपराध बंद हो जाएगा। क्योंकि जो अपहरण करते हैं अल्टीमेटली उस पैसे से क्या खरीदते हैं? अय्यासी करते हैं उस पैसे से। और अय्यासी बड़े आराम से बंद हो सकती है अगर हम 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसको अधिक से अधिक चर्चा करिए। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाएगी, हवाला, काला धन बंद हो जाएगा, घूसखोरी 20-25% कम हो जाएगी। और घूसखोरी कम हुई, काला धन, हवाला कम हुआ तो जनसंख्या विस्फोट भी रुकेगा, अवैध निर्माण भी रुकेगा, धर्मांतरण भी रुकेगा, घुसपैठ भी रुकेगी। अगर हम भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दें तो भ्रष्टाचार बहुत कम हो जाएगा। भ्रष्टाचार बहुत कम हो जाएगा
तो देश विरोधी गतिविधियां बहुत कम हो जाएंगी। अगर हम 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें और प्रॉपर्टी और कैश लेन देन की एक लिमिट तय कर दें, भाई 5,000 रुपए से जिस सामान की एमआरपी 5,000 रुपए तक है वो तो आप कैश में खरीद सकते हो, जिस सामान की एमआरपी 5,000 से ज्यादा है वो कैश लेन बंद। और बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो तो कैश लेन देन तुरंत बंद हो सकते हैं। भाई जो आदमी 2 व्हीलर खरीद सकता है, 4 व्हीलर खरीद सकता है, वो तो एटीएम पेटीएम भीम रखता ही है। जो आदमी ट्रेन में एसी के कोच में चलता है उसके पास तो एटीएम पेटीएम भीम यूपीआई होता ही है। जो आदमी प्लेन से चलता है, जहाज से चलता है, उसके पास तो एटीएम पेटीएम भीम यूपीआई होता ही है। जो आदमी कार खरीदेगा उसके पास एटीएम पेटीएम भीम यूपीआई होता ही है। जो 50,000 रुपए से महंगे फोन खरीदेगा उसके पास एटीएम पेटीएम भीम यूपीआई होगा ही। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि भाई जितने भी आपके ट्रांजैक्शन है, गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शन, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे रेलवे का टिकट हो, चाहे आपका कोर्ट की फी हो, और भी जितने काम है, चाहे हाउस टैक्स हो, सब ऑनलाइन होगा, कोई कैश में नहीं चलेगा। इसको बंद कर दे, पता चलेगा सबको कि भाई किसके घर में कितना एसी लगा है, सरकार को पता चलता रहेगा। बिजली के बिल से भी पता चलेगा, जब वो पेमेंट करेगा एटीएम पेटीएम भीम तो उसको भी वहां पता चल जाएगा। तो अगर हम कैश लेन देन की सीमा 5,000 रुपए कर दें कि 5,000 रुपए से महंगा सामान अगर कुछ होगा, 5,000 रुपए से महंगा ट्रांजैक्शन होगा तो आपको एटीएम पेटीएम भीम यूपीआई ये सब करना पड़ेगा। 50,000 रुपए से महंगा कोई सामान खरीदेंगे, चाहे स्कूटी खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, लैपटॉप खरीदेंगे, तो आपको आधार मैंडेटरी हो जाएगा, पैन मैंडेटरी हो जाएगा। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार 1 साल के अंदर, मात्र 1 साल के अंदर 80% भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। मात्र 1 साल के अंदर ऐसी व्यवस्था बन सकती है कि थाने पे आप जाओगे, कोई पैसा देने पे भी नहीं लेगा। तहसील में आप घूस दोगे तो भी नहीं लेगा, आप कचहरी में जाके घूस दोगे तो भी नहीं लेगा, कोई घूस मांगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर घूस लेगा तो करेगा क्या? खर्च कहां करेगा? खर्च ही नहीं कर सकता, पैसा खाएगा क्या? जब 5,000 रुपए से महंगे सामान में का कैश लेन देन हो ही नहीं सकता। भाई घूस कैश में ली जाती है और कैश में खर्च की जाती है। जब हमने कैश की लिमिट ही सेट कर दिया 5,000 रुपए, तो क्या करेगा उस पैसे को लेकर? समझिए, कितना सब्जी खरीदेगा, कितना फल खाएगा, कितना दूध पिएगा उससे। जब लग्जरी आइटम खरीद ही नहीं पाएगा तो उस पैसे का करेगा क्या? तो 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दें, 50,000 रुपए से ऊपर कोई अगर ट्रांजेक्शन है तो पैन और आधार मैंडेटरी कर दें, और जिसके पास कालाधन बेनामी संपत्ति मिले उसको 100% जब्त करके उसको 20 साल से 50 साल सजा देना शुरू करें। मैं हम चाइना के तरीके फांसी की मांग नहीं कर रहा हूं, अमेरिका के तरीके 100 साल 200 साल की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं केवल 20 साल से लेकर 50 साल सजा कर दो, बस 100% प्रॉपर्टी जब्त करो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और उनको 20 साल से 50 साल सजा देने के लिए कानून बनाइए। 80% घुसपैठिए खुद ही भाग जाएंगे, ढूंढना नहीं पड़ेगा, एनआरसी भी नहीं करना पड़ेगा। आप कालाधन बेनामी संपत्ति 100% जब्त करने के लिए कानून बनाइए और 20 साल से 50 साल सजा कानून बनाइए। ये देश विरोधी ट्वीट, देश विरोधी फेसबुक पोस्ट, देश विरोधी जो आर्टिकल लिखे जा रहे हैं अखबारों, अपने आप बंद हो जाएंगे। आप खुद भी सोचिएगा, ऐसा कौन सा काम है जिसके पीछे भ्रष्टाचार नहीं है? तो हमारे देश के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है, 2 ही है, जनसंख्या विस्फोट, भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट। अवैध घुसपैठ हो रही है, उससे जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। धर्मांतरण हो रहा है, उससे जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। घुसपैठ हो रही है, मूल कारण है भ्रष्टाचार। देश की सभी समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट है। मेरा निवेदन है, इस विषय पे चिंतन करिए, इस विषय को अधिक से अधिक शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को फॉरवर्ड जरूर करिएगा। इस वीडियो को अपने ट्विटर पे, अपने फेसबुक पे जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।